आदाब, मैं स्मृति रस्तोगी हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज हम सूडान में खाना जंगी की सूरत हाल और भारत के ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे। सूडान में आर्मी और राइवल पैरामिलिट्री ग्रुप्स के बीच पावर हासिल करने के लिए जबरदस्त कन्फ्रंटेशन के दरमियान सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खास बात यह है कि इंडियन ओरिजिन के लोग सूडान में सबसे बड़े एशियाई कम्युनिटी में से एक हैं। ऐसे में वायलेंट हुए सूडान से अपने सिटीजन्स को वतन वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जिसके तहत तकरीबन 2500 भारतीय लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। याद रखने वाली बात यह है कि भारत से सूडान के रिश्ते 150 साल पुराने हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि सूडान के वोलेटाइल हालात से आज की दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है और सूडान के इन हालात से भारत के क्या सरोकार हैं। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। MPIDSA में कंसल्टेंट और अफ्रीका सेंटर के फॉर्मर कोऑर्डिनेटर रुचिता बेरी जी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सीनियर रिसर्च एसोसिएट समीर भट्टाचार्य जी और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुचिता, मैं भारत का और सूडान का अगर बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करूं तो 2005 से लेकर अब तक ये बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ा है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा निवेश भारत का रहा है वो पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर के रहा है। भारत की क्या कोशिश रहेगी, पहली बात ये समझना चाहूँगी, और दूसरी ये कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पेट्रोलियम और इन्वेस्टमेंट और निवेश को लेकर के, बायलैटरल ट्रेड को ओवरऑल लेकर के सूडान के साथ। आप सही कह रही हैं कि भारत और सूडान का जो ट्रेड है वो काफ़ी है, और किसी ज़माने में पेट्रोलियम जो था, वो क्रूड ऑयल जो था वो डोमिनेट करता था, क्योंकि 2003 में जो है के आसपास 2002-3 के आसपास सूडान पहला कंट्री था अफ्रीका का जिसने कि इंडियन कंपनीज़ को एंट्री दी थी कि वो आके ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करें अपने देश में। तो सूडान ही पहला देश था जिसने कि इंडिया को, आपको पता है कि भारत जो है वो एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। हम अपना 70% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं विदेशी कंट्रियों से। हमारे पास अपना सिर्फ 30% ऑयल है जो अब हम अपना बना पाते हैं, 70% हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी था उस ज़माने में कि हम अपना डाइवर्सिफाई करें। ज़्यादातर हम जो है तेल अपना पर्शियन गल्फ की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया से करते हैं, ईरान से करते हैं, अलग कंट्रीज से। तो हम चाहते थे कि हम कहीं और भी इन्वेस्ट करें, और इसमें हमें सूडान की जो गवर्नमेंट थी उसने सपोर्ट किया था उस समय कि हमारी कंपनियों को निवेश करने की उन्होंने इजाज़त दी थी, और हमारी वहाँ पर एक ब्लॉक जो था वो 2-4 ब्लॉक हमें मिले थे। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं सूडान के वो अब साउथ सूडान में है, क्योंकि सूडान और साउथ सूडान का जो है बंटवारा हो गया है, और वो उसके बाद जो सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो चले गए हैं साउथ सूडान में। लेकिन रिफाइनरीज जो हैं वो अभी भी सूडान में हैं, तो वो वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू आती हैं और फिर उसके बाद पहुँचाई जाती हैं। तो मुद्दा ये है कि जो तेल था वो बहुत ज़रूरी था ट्रेड हमारे बीच में, इंडिया और सूडान के बीच में। लेकिन आजकल जो है तेल नहीं है, मगर और बहुत सारे मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मतलब दवाइयाँ हैं जो जिनके की इन्वेस्टमेंट है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। इंडिया की बहुत सारी कंपनियाँ, 20 कंपनियाँ जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ज़रूरी बात है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो हमारे ट्रेड पर तो इम्पैक्ट हो गई। अब देखिए ना, ये तो जंग छिड़ी हुई है दो जनरल्स के बीच में सूडान में, जिससे कि पूरी बमबारी हो रही है उनकी कैपिटल में। आपने कभी सुना है कि कैपिटल में ही जो है बमबारी हो रही है, और ये एक तो सूडानीज आर्म फोर्सेस है और दूसरे कोई भी जो है वो एक स्टेट का ही हिस्सा है, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट ग्रुप,
जिनको कि एक इंडिपेंडेंट फोर्स जो है प्रेसिडेंट बशीर ने डिक्लेयर कर दिया था 2017 में। तो अब ये दोनों आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन पावर बने, कौन ग्रैब कर पाएगा पावर। और उसमें इकोनॉमिक पार्ट ये है इम्पोर्टेंट इसका कि इन दोनों ग्रुप्स के पास काफ़ी कुछ इकोनॉमिक एसेट्स भी हैं। जो सूडानीज आर्मी है उनके पास 83%, 82 to 83% ऑफ द रेवेन्यू जो है उसका कंट्रोल है, इकोनॉमिक रेवेन्यू का, जो सूडान का। और दूसरी तरफ आरएसएफ है जो कि गोल्ड माइंस पे कब्जा किया हुआ है उन्होंने दारफुर में, तो उनको उसका मिल रहा है। तो अब आगे चलकर जो है कैसी सरकार बनेगी, इनकी कौन इसको नेतृत्व करेगा, उस पर ही डिपेंड करेगा। कि अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि ट्रेड और वो कैसा होगा, क्योंकि अभी वहाँ शांति ही नहीं है। जब शांति होगी तब उसके बाद ही ट्रेड हो पाएगा उस देश में और हमारे देश में। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो जंग छिड़ी हुई है वो रुके। बट जैसा कि बताया है कि अभी तो लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पे रुकावट आएगी, क्योंकि दोनों जो जनरल हैं वो जुटे हुए हैं अपना दिखाने के लिए कि भाई हम कौन कितना ताकतवर है। कोई बमबारी कर रहा है तो कोई तोपे चला रहा है, और सब अपना कब्जा करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, देश का, ये दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं। तो अब डिपेंड करता है कि रीजनल पावर्स पे कि कौन जो है इनके बीच में बिचौला बने और इन दोनों को नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए जी। और उसके बाद ही जो है, और अभी जो बातचीत हुई है उससे तो ये लग रहा है कि साउथ सूडान ने जो है मध्यस्थता की कोशिश करी है, उन्होंने मीडिएट किया है। और उन्होंने जो कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं सल्वा कीर, उन्होंने कहा है कि भाई आप एक हफ्ते की जो है ट्रूस डिक्लेयर करिए और फिर आके हमसे बात मिलके हमारे ही देश में आइए, जूबा में आइए और बातचीत करें कि कैसे इसका सुलझाया जाए। अब ये देखने की बात है कि हो पाता है कि नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो चाहे डिक्लेयर किया उन्होंने सीज फायर, लेकिन झगड़ा तो अभी भी चल रहा है, अभी भी वहाँ बमबारी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जो है ये मुद्दा रिजॉल्व हो पाएगा जी। डॉक्टर सिद्दीकी, इस्लामिस्ट फोर्सेस के बारे में मैं समझना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी कि इस पूरा ये जो सिचुएशन है उसमें कितना बड़ा एक रोल निभा रही है ये इस्लामिस्ट फोर्सेस, और एक अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करी जाए कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनली, तो वो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, पूरा जो पिछली एक डिकेड का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है अरब वर्ल्ड में, उसमें इस्लामिस्ट का जो इंट्रेंचमेंट है, जो उनका कैटलिस्ट रोल है या जो उनका से है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और आज जो ये हो रहा है कि तकरीबन जो एक तरह का एक नया जो पावर इक्वेशन जो बन रहा है, उसमें एक जो कॉमन जो वो है कि इस आइडियोलॉजी को कैसे सबड्यू करें, कैसे एलिमिनेट करें, कैसे कम्बैट करें, और कैसे उस पूरी की पूरी आइडियोलॉजी अरब वर्ल्ड में कोई नई नहीं है, तकरीबन ये 60-70-100 साल से है। उसमें जिस तरह का जो राइज हुआ है उसने किया क्या है कि एक बाइनरी पोजीशन हो गई है कि अगर आप इस्लामिस्ट नहीं हैं तो आप डेमोक्रेट हैं, और डेमोक्रेट हैं तो आपको एंटी इस्लामिस्ट से फाइट करनी है। मैं आऊँगा सूडान पे। तो सूडान में तकरीबन पिछले उमर बशीर के ज़माने से तकरीबन लेट 80s से जो है इस्लामिस्ट ने हमेशा एक बहुत ही एक पावर ब्रोकर की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है। वो कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी कमज़ोर, कभी आर्ट, कभी इस तरह से उन्होंने एक पावर बार्गेन की तरह उन्होंने अपने आप को वो किया है, और वो हमेशा एक किंग मेकर का रोल रहा है। तो उसमें उनको कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेंथ मिली है कि हम एक पावर ब्रोकर हैं और हम एक पॉलिटिकल सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसा कि समीर कह रहे थे कि जो रीजनल प्लेयर्स का जो इंटरवेंशन है, और आप देखें जो पर्टिकुलरली यूएई या सऊदी अरब का जो तकरीबन पिछले 12-14 साल से जिनके फॉरेन पॉलिसी का जो एक मेजर कंपोनेंट ये है कि किसी भी तरह का इस्लामिज़म को बिल्कुल जो है हमारे पावर पॉलिटिक्स से, पावर स्ट्रक्चर से, उसमें उसका कोई दखल नहीं होगा। चाहे वो इजिप्ट में हो, अभी देखा आपने ट्यूनीशिया में क्या हुआ, चाहे लीबिया में हो, चाहे यमन में हो। तो जो फाइट है वो भी ये है कि उनका जो इंटरवेंशन है यूएई का, ये एक आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन भी है
कि जो इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं वो इस ऐसा ना हो कि ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं से अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि वो बाद में एक पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर की तरह, एक पावरफुल स्टेक होल्डर की तरह और एक ऐसी वाइस बन जाए जो बिल्कुल ही इंडिस्पेंसिबल हो जाए। तो ये हमने देखा कि पिछले 12 साल में ये ताकतें जो हैं इस्लामिक फोर्सेज काफ़ी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन कमज़ोर होने का मतलब ये है कि वो दूसरे फोर्सेज में दूसरी शक्ल में, चाहे SIS हो चाहे चीज़ें वो आई हैं। तो बहरहाल अब पूरे खत्ते में किस तरह से क्या चीज़ें होंगी, लेकिन सूडान में तुम्हें लगता है कि ये जो दो जनरल की लड़ाई है, जो एक स्टेट, एक लेजिटिमेट एक्टर, एक नॉन लेजिटिमेट एक्टर, या कहिए कि स्टेट का एक्सटेंडेड जो पार्ट है, इन दोनों में कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें जो है इस्लामिस्ट फोर्सेस का कोई भी से नहीं होगा। इसमें हो सकता है कि वो कोशिश ये करें कि हम दोनों के बीच जो है एक ऐसा, चाहे हो सकता है कि इनके साथ जो रैपिड स्पेशल सपोर्ट फोर्स है उनके साथ आ जाएं या बुरहान के साथ आ जाएं, हालांकि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अभी उनके जो रैपिड जो सपोर्ट फोर्स, उन्होंने कहा कि वो इस्लामिस्ट हैं, ये वो हैं, तो दोनों ने अभी अपना गेम शुरू कर दिया है कि दोनों ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं वो इस्लामिस्ट हैं, प्रो इस्लामिस्ट हैं। इस नारेबाजी से ये होगा कि जो सपोर्ट मिल रहा है वो अपने आप को बताएं कि हम ज़्यादा एंटी इस्लामिस्ट हैं। आज की पावर पॉलिटिक्स, अरब वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे ट्यूनीशिया में हो, चाहे सीरिया में हो, आपको ये बताना है कि अगर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट लेना है तो उसमें आपको ये साबित करना है कि हाँ, कौन कितना एंटी इस्लामिस्ट है, कौन कितना इस आइडियोलॉजी से कितना दूर है। देखिए लीबिया में जो हफ्तर का जो पूरा पॉलिटिकल प्लान है वो ये क्लेम करें कि हम इस्लामिस्ट के एंटी इस्लामिस्ट है, लेकिन उसमें एक चीज़ उसमें और भी हो रही है, उसमें जो डेमोक्रेटिक वाइसेज हैं, जो लिबर्टी की वाइसेज हैं और जो सिख वाइसेज हैं, उस गूज में उनको भी दबा दिया जा रहा है। अगर आप इस्लामिस्ट नहीं हैं तो आप डेमोक्रेट, उसमें ये पूरी जो जंग है पिछले 12 साल में, उसमें एक बाइनरी पोजीशन है, या तो इस्लामिस्ट या तो आप डेमोक्रेट। उसमें जो और भी बहुत सारी वाइसेज, सोशलिस्ट वाइसेज हैं, कम्युनिस्ट वाइसेज हैं, एक बहुत ही ऐसी पॉलिटिकल वाइस, वो नहीं चाहती कि आर्मी का रोल है, वो नहीं चाहती कि इस्लामिस्ट है, वो चाहती है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी इमर्ज हो। तो वो सबसे बड़ा जो विक्टिम है उसका ये है। लेकिन सूडान में मुझे लगता है कि ये अगर इस तरह का क्योस बहुत दिन तक रहा, अगर ये सिचुएशन प्रिजर्व रहे, अगर सस्टेन करती रही, अगर इस तरह का पावर स्ट्रक्चर में अगर गैप, जो पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको कहते हैं, अगर स्टेट कम्प्लीटली फेल हो गया, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो है जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है ये स्टेट के फेलियर का ही आउटकम है। अगर ये सिचुएशन बहुत दिन तक रही तो उसमें मुझे लगता है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज फिर इमर्ज हो सकती हैं, इसलिए कि मासेस के अंदर बहुत ही डिसइंचेंटमेंट है। जब डिसइंचेंटमेंट होता है तो उसमें आप डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट फोर्सेज सिर्फ देखते हैं उम्मीद से कि शायद ये है कि स्टेबिलिटी दे आए, शायद ये पीस लेते आए, शायद ये है कि कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कुछ क्योस दूर हो। और जहाँ भी इस्लामिस्ट का इमरजेंस हुआ है वो हुआ है जहाँ भी पॉलिटिकल वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है उसमें ये फोर्सेज इमर्ज करती हैं। वो खतरा सूडान में भी है। जी समीर, आप पर आऊँगी मैं। हमने ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात करी कि किस तरह से लगभग 2500 लोगों को अभी तक इंडियन ओरिजिन के अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन अब इवैक्यूएट करके ले तो आए हैं, जैसे यूक्रेन से भी हम इवैक्यूएशन करके अपने सिटीजन्स को या अपने भारतीय मूल के लोगों को ले आते हैं। अब ऐसे में हमारे लिए क्या चैलेंज है कि हम अपनी कंट्री में या हम भारत में उनको किस तरह का ऐसे, ताकि हमारे लिए कोई आने वाले वक्त में चैलेंज ना बने, तो ऐसे क्या पहलू हैं जिनको भारतीय सरकार टच करना चाहेगी या उन चैलेंजेस से उबरने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? जरूर, थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। मैं 2 शब्द पहले, आपकी जो पिछले सवाल थे इस्लामिस्ट के बारे में, मैं उसके ऊपर 2 शब्द पहले कहना चाहूँगा। जो इन्होंने कहा उनसे थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। ये है कि देखिए, जनरली जो लड़ाई होती है वो इस्लामिस्ट फोर्स वर्सेस कभी वेस्टर्न फोर्स, यही हमने देखी है। लेकिन ये सूडान का वॉर जो है ना, इस वॉर में प्रूव होता है कि जो इस्लाम यूनिटी जो है वो एक मिथ है, क्योंकि इधर दोनों पार्टी ही इस्लाम है और दोनों पार्टी में डिफरेंट, इट इज़ नॉट अबाउट कि इन दोनों का जो है, इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। तो ये जो दगाल, जो बुरहान है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई ट्राइब एंड वो उनका ग्रुप है इस्लाम के अंदर ही, वो वाला ट्राइब है जो बहुत एलिट क्लास माना जाता है। और दूसरा जो ये दगालो है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लोअर ट्राइब, एकदम जंजाविड है। दे आर कॉल्ड लाइक कैमिल हर्डर्स। तो ये तो इस जो एलिट क्लास है मिलिट्री के अंदर, वो मानना नहीं चाह रहे हैं कि एक इतने लोअर ट्राइब के जो बंदा है वो आके हमको लीड करेगा।
तो एक और इधर ऐसा भी है कि ये जो सऊदी अरबिया है और यूएई है, ये दोनों इन लोगों का प्रॉब्लम है जो एलीट इस्लाम है, और उधर आपके जो फॉर एग्जांपल टर्की है, टर्की का एक बैंड ऑफ इस्लामिज़म है, आपका ईरान से फ़िलहाल सूडान का कोई कनेक्शन नहीं है, सऊदी के कहने पर ही सूडान ने ईरान के साथ सारे कनेक्शन ब्रेक कर दिए थे, लेकिन इनका भी डिफरेंट बैंड ऑफ इस्लाम है। तो इधर ना इट इज़ अगर हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ इस्लामिस्ट वर्सेस समबडी एल्स, तो इट विल बी अ वेरी रॉन्ग मैसेज। इट इज़ different bands of Islam which are fighting against each other. And कमिंग टू आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, देखिए वो सवाल तो एक्चुअली इंडियंस, देखिए जहाँ जहाँ हमारे इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ जो है वो दुनिया के लगभग सारे देश में है, सारे देश में वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज़ में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब ये ऐसे टाइप की इवैक्यूएशन या ऐसे टाइप की कोई दुर्घटना घटती है कोई भी देश में, तो हमारे गवर्नमेंट का कर्तव्य ये है कि वो वापस लेके आए। लेकिन अभी हम लोग और आगे जाके हम उम्मीद यही करेंगे कि उधर का सिचुएशन ठीक हो जाए और फिर यही लोग जाके फिर से अपना जो भी उधर अपना बनाया था, इन्होंने ये इंडियन कम्युनिटीज़ इन ऑल दिस कंट्रीज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव बिल्ट दे, मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा है, जैसे मैं बताऊंगा नाइजीरिया में आफ्टर नाइजीरियन गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इंडियन कंपनीज है। तो कल को अगर नाइजीरिया में कुछ हो जाता है और सारे इंडियंस वापस आ जाते हैं, नाइजीरियन इकोनॉमी विल कोलैप्स। तो इंडियंस को हम, और ये इंडियंस जो वापस आ रहे हैं, आप अगर सुनेंगे डिफरेंट चैनल्स में, मैं सुन रहा हूँ, इन लोगों को आने का ऐसा नहीं है कि दे वांट टू कम बैक, इनको वापस जाना है। तो हमारा गवर्नमेंट का हो या चाहे इंटरनेशनल एक्टर्स हो, इनका रोल यही रहेगा कि जितना जल्द से जल्द ये सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड किया जाए, और फिर इन लोगों का भी इंतज़ार यही रहेगा कि ये वापस जाए और वापस जाके फिर से उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, विदाउट दिस इंडियंस कंट्रीब्यूशन दिस कंट्रीज, ऑल दिस कंट्रीज इकोनॉमी विल कोलैप्स। बिल्कुल। रुचिता, आपसे मैं सवाल करूंगी कि हमारी हमेशा से एक आइडियोलॉजी रही है वासुधैव कुटुंबकम, जिसके चलते वर्ल्ड इज़ वन कम्युनिटी हमने माना है। इसीलिए आगे बढ़ करके अगर इंटरनेशनली कहीं पे क्राइसिस हुई हैं तो भारत का एक अहम, इनफैक्ट वर्ल्ड हैज़ लुक्ड अप टू इंडिया टू प्ले अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, वेरी डिसाइडिंग रोल। ऐसे में G20 प्रेसिडेंसी भी इस साल भारत को मिली है, SCO समिट भी भारत में हो रहा है, तो एक बहुत ही वाइब्रेंट जगह एक भारत ने अपने लिए बना रखी है। ऐसे में ये जो लगातार स्ट्रेंथेंड होती है जो पोजीशन है, इसके लिए क्या कहेंगे कि कितना स्ट्रेटिजिकली या कितना इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है वर्ल्ड, ग्लोबली और इंटरनेशनली? हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो है वासुदेव कुटुंबकम की, भाई वर्ल्ड इज़ वन विलेज और हम सब मिलकर ही काम करें, और यही हमारी पॉलिसी रही है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सबके साथ मिलके काम करना चाहिए। और यही पॉलिसी हम अपना प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी G20 प्रेसिडेंसी के थ्रू कि भाई जो ये जो है साझा काम है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जो भी बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे ये जंग का चैलेंज है, चाहे इकोनॉमिक डाउनटर्न जो हमारी डेवलपमेंट की बात है, उस सब में जो है हमें पूरे वर्ल्ड को मिलके काम करना चाहिए। और इस चीज़ में मोदी जी का बहुत दायित्व रहा है, उन्होंने इंडिया का जो है बहुत ऊंचे ले गए हैं स्थान, ये दिखाने के लिए कि भाई इंडिया जो है वो एक डिप्लोमेटिक पोजीशन ले रहा है, एक पोजीशन ले रहा है फॉर द ग्लोबल साउथ, कि भाई जो ग्लोबली जो सदर्न कंट्रीज़ हैं हमारी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कौन बोलेगा। तो जो भारत का जो इस समय रोल है एज द हेड ऑफ G20 है कि हम जो है वो उनकी आवाज़ बन गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें बताएं, ताकि हम जो है वो उसको प्रस्तुत करें इस मीटिंग के ज़रिए, और सारी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हम मिलके इन सब प्रॉब्लम्स का निजात निकालेंगे। तो अब जो सूडान में प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम जो है इट इज़ बिकमिंग मेरे ख्याल से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। और भारत का जो हमारी जो अफ्रीका की तरफ पॉलिसी रही है, अफ्रीकी देशों की तरफ पॉलिसी रही है, उसमें सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल है कि जो अफ्रीकी देशों की प्रायोरिटीज़ हैं
उसी की बेसिस पे हमारा जो है उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा। जो वो चाहते हैं वही हम करेंगे उनके लिए। और दूसरी बात ये रही है, हमारा एक पॉलिसी रही है, वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कि हम चाहते हैं कि सारे जो ये रीजन है, अफ्रीका का जो तटवर्ती रीजन है, जो कि इंडियन ओशन से के किनारे का रीजन है, इन सारे एरिया में पूरे मिल के जो है सब काम करें, दोनों की तरक्की दोनों तरह से हो, उनकी इकोनॉमिक तरक्की भी हो और साथ में वो सिक्योरिटी भी उनको मिले। तो इसलिए इंडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस समय, कि एज अ इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर, एज अ इम्पॉर्टेंट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम क्या कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस में, जैसे कि सूडान में इमर्ज हो रही हैं अभी। और इसमें जो हमारा ऑपरेशन कावेरी है वो दिखाता है कि हमारे देश की कितना जल्दी से उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो सूडान में सेटल्ड थे, उनको किस तरह से निकाला। हमारी जो पूरी नौसेना है, हमारे 5 नौसेना के जो वहाँ पे पोत थे वो आ गए थे, जहाज़ वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और साथ में 15 एयरक्राफ्ट जो थे हमारे इंडियन एयरफोर्स के, वो भी सब जुड़े इस पूरे ऑपरेशन कावेरी के साथ। और उन्होंने जो है वहाँ से अलग अलग शहरों से सूडान के पोर्ट ऑफ सूडान में वो लोग आए और वहाँ से उनको जेद्दा लेकर जाया गया और फिर वहाँ से भारत आए। तो ये भी कोई आसान काम नहीं था और बहुत जल्दी किया। और भारत, आप देखिए जिस तरह से रिस्पांस इंटरनेशनल कम्युनिटी का आया है सूडान पे, तो भारत बहुत ही जल्दी इस बात पे लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ हमें अपने जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हमारी बैठक हुई एक हाई लेवल और उस बात पे डिस्कशन हुआ और फिर हमने हमारी जो सरकार है उन्होंने एक्ट किया और ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया, जिसके साथ अब जो है मेरे ख्याल से आप कह रही हैं 2500, बट मेरे हिसाब से तो 3000 से ऊपर जो है भारतीय जो है वहाँ से अब तक भारत आ चुके हैं, इवैक्यूएट हो चुके इसी तो मेरा ये कहने का है कि भारत जो है इस समय जुड़ा हुआ है सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, कि अगर आपको कोई तकलीफ है, चाहे तो आपकी कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है या फिर आपका जो है कोई इकोनॉमिक तकलीफ है, तो हम आपके साथ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। डॉक्टर सिद्दीकी और समीर, मैं आप लोगों से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगी इसी क्वेश्चन पे कि वासुदेव कुटुंबकम, इंडिया का, भारत का G20 जो प्रेसिडेंसी है, इसमें पहले मैं आपसे रिएक्शन लूँगी डॉक्टर सिद्दीकी कि ऐसे में कितना बड़ा टॉर्च बेरर का रोल इस वक्त भारत प्ले कर रहा है? देखिए, इंडिया के लिए पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है G20 के ज़रिए, G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, कि जो दुनिया का में जो बिल्कुल एक तरह का एनार्की और तरह का जो डिसऑर्डर बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, उसमें इंडिया के लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका भी है और दुनिया इंडिया के रोल को लेके इंडिया को तलाश करे कि इंडिया किस तरह का रोल प्ले कर सकता है। तो नाउ इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीऑर्डरिंग द ग्लोबल ऑर्डर। और जब मेरी ऑर्डरिंग की बात करता हूँ तो इसमें जिस तरह का मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज हो रहा है, जहाँ पे रशिया पे एक है, चाइना एक है, यूएस एक है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज जो इमर्ज कर रही हैं अपने आप, वो भी चाहती हैं कि हमारा एक ग्लोबल जो से हो, उसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात यह है कि G20 के ज़रिए ये भी एक है कि जो ग्लोबल साउथ की जो इंडिया बात कर रहा है, कि जो अब तक हमने देखा है कि जो तकरीबन पिछले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जो नॉर्थ का जो डोमिनेंस रहा है, उसको अगर हम ये नहीं कहते थे कि हम चैलेंज करें, बल्कि उसको हम कॉन्टेस्ट करके ये भी कहें कि एक दुनिया जो है कि बहुत ही यूनाइटेड, किसी की भी कोई हेजमनी नहीं होगी, किसी की अपनी कोई सुप्रीमेसी नहीं होगी। अब तक हमने देखा है कि हेजमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर, अब ये टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का है, तो उसमें इंडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और अपना एक स्ट्रांग सिविलाइजेशनल नेशन होने के नाते एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है और दुनिया जो है इंडिया की तरफ देख रही है उस रोल की। बिल्कुल। आपसे भी मैं समीर रिएक्शन लूँगी। हाँ, मैं एक थोड़ा माइक्रो लेवल में बताना चाहूँगा कि अभी जो सूडान की क्राइसिस है उसमें इंडिया क्या कर सकता है।
अभी आप देखेंगे 2021 सिचुएशन जो ये सूडान का जो ख़राब है, ये ऑलमोस्ट 2017 में जब उमर बशीर का कू में ओवरथ्रो हुआ था, फॉल हुआ था, तभी से है। 2021 तो उसके बाद ट्रांजिशन गवर्नमेंट था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने का बात चल रहा था, वोट होने वाला था, सब कुछ ठीक था। 2021 में अपना MOS मुरलीधरन जी खुद विज़िट किए थे। उन्होंने ये जो अपोजिशन के ये जो लीडर है बुरहान, ये दगालो एंड उस टाइम की जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट के जो लीडर थे उनसे मिले थे। काफ़ी सारे बिजनेस हाउस, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर से मिले थे। सूडान में इंडिया का जो इमेज है बहुत अच्छा इमेज है। तो और उसके जैसे ही MOS वापस आए उसके एक हफ्ते बाद कू हो गया था। तो उस टाइम पे मेरा एक ये सवाल था कि अरे जिन लोगों से हमने हमारी गवर्नमेंट मिल के आए वो सारे तो अभी पावरलेस हो गए, वो तो इधर जेल में है, कू हो गया है, तो अभी क्या होगा। बट हमें ये समझना होगा कि हमारा जो रिश्ता है ये सब कंट्रीज़ के साथ, ये एक दिन का नहीं है, ये बरसों का रिलेशन है। तो अभी भी इस मोमेंट पे भी जो ये दोनों वॉरिंग साइड है, इन दोनों में ही इंडिया का बहुत क्लाउट है। हमारा क्लाउट ना कि सूडान गवर्नमेंट के अंदर है, ये नेबरिंग कंट्रीज़ में भी है। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ये इसको पीस मेडिएशन का कोशिश किसने किया था, सबसे पहले किया था क्वाड, जो US, UK, सऊदी और UAE मिल के किया था, वो फेल हो गया। फिर अभी साउथ सूडान थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। साउथ सूडान अभी कल आज से ही ये शुरू होने वाला है, 7 दिन का ट्रूस अनाउंस हुआ है। बट इससे पहले 3 या 4 बार शायद ट्रूस का अनाउंस हुआ है, 3 दिन का, हर बार फेल हुआ है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी फेल हो जाए। तो इस सिचुएशन में इंडिया को एटलीस्ट ह्यूमैनिटी की तरफ से इंडिया का इतना अच्छा क्लाउड है, इंडियन गवर्नमेंट कैन एक्चुअली टॉक टू अदर कंट्रीज एंड ब्रिंग दिस टू लीडर्स टुगेदर एंड मेक देम टॉक। एंड शायद देखिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन को ही लास्ट आखिरी माना जाता है, लेकिन वो इलेक्शन में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों बात करें आपस में। और उस बात करवाने में इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। आप देखते हैं जी। और अगर वो इंडिया कर पाएंगे तो सही में इंडिया का जो इमेज है, ना कि बोलने के लिए, करके दिखाना जो होता है वो भी हो जाएगा जी। नॉट वर्ड्स बट एक्शंस। करेक्ट, बिल्कुल। आप लोगों के साथ आज डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, टॉपिक भी बहुत खास था। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है डॉक्टर सिद्दीकी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया इंटरनल क्राइसिस, और समीर ने जिस तरह से बात करी कि क्या इम्पैक्ट है ऑपरेशन कावेरी स्पेसिफिक इंडियन ओरिजिन, और जिस तरह आपने रुचिता जी समझाया कि G20, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अहम टेक अवे आपका ये जो आपने जो बोला है, जो चीज़ें आपने समझाई हैं, बहुत खास, बहुत अहम रहा। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही।